हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे जो कि चेंजिंग फेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से जनता पार्टी जो है वो पहली नॉन कांग्रेस पार्टी होती है जो कि पावर में आती है ना। और किस तरीके से पूरे स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई थी, क्या सीन था, बहुत सारे लोगों को जेल में रख दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर दिया गया था, प्रेस में सेंसरशिप लग गई थी, तो काफ़ी कुछ हो रहा था। उसके बाद जब जनता पार्टी जो जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब जनता पार्टी जब पावर में आई तो क्या सीन हुआ, क्या डेमोक्रेसी पूरी तरीके से रिस्टोर हुई, क्या इमरजेंसी में जो सिचुएशन पूरा इधर से उधर हो गया था वो ठीक हुआ क्या नहीं हुआ, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो जब इमरजेंसी चल ही रही थी उसी टाइम इंदिरा गांधी जी ने एक इलेक्शन कराया था। इमरजेंसी ख़त्म हुई थी 21 मार्च 1977 में, और 18 जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कराई। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब ऑब्वियसली इमरजेंसी चल ही रही थी, तो उन्होंने इलेक्शन के लिए जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी लोगों को उन्होंने जेल में रखा था, पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें जेल में रखा था, उन्हें निकाल दिया। ठीक है। जो प्रेस पे सेंसरशिप लगी हुई थी उसे भी हटा दिया, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे पूरे कंट्री में, है ना, क्योंकि इमरजेंसी थी। तो उसको भी थोड़ा वीकन कर दिया, मतलब थोड़ा उसको लूज कर दिया। ठीक है। इसके ये इतना सब कुछ करने के बावजूद इंदिरा गांधी और उसकी पार्टी हार गई, और कौन जीती? जनता पार्टी। ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी, जबकि इमरजेंसी के दौरान अगर कोई इलेक्शंस कराता है तो देर आर 99.999% चांस कि वही पार्टी जीतेगी, बट इस केस में वो भी नहीं हुआ। ठीक है। जनता पार्टी जो है वो बेसिकली बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज, जो कांग्रेस के ऑपोजिशन पार्टीज थे ना, उसका कंबाइन होके उसका कोalition था एक तरीके से। तो ये ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ था? जनता पार्टी ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 23 जनवरी 1977 में। ठीक है। और उसके कौन कौन से मेंबर्स थे? जगजीवन राम थे, नंदिनी सतपथी थी, के आर गणेश थे, धन डी एन तिवारी थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है। मूविंग अहेड, George Fernandez and भारतीय जनसंघ joined together dissolving their separate identities. ऑब्वियसली अब जैसे मैंने बोला कि ये जो जनता पार्टी थी इसमें बहुत सारे पार्टीज जो थे वो आके मिले थे। दे बेसिकली फॉर्म्ड अ कोalition काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। कोalition नहीं कहेंगे, बट क्योंकि कोalition का मतलब फिर इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, बट इट्स लाइक कि छोटे छोटे पार्टीज जो थे, बाकी जितने भी पार्टीज थे, उन्होंने वो एक साथ मिलके उन्होंने बड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी खड़ी करी थी कांग्रेस के अगेंस्ट। ठीक है। नॉट कोalition, कोalition इज अ रॉन्ग टर्म टू यूज़। मोरारजी देसाई जो थे वो पहले चेयरमैन डिक्लेयर किए गए थे जनता गवर्नमेंट के। तो हु वाज द फर्स्ट, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे छोटे मोटे फैक्चुअल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जनता पार्टी, ऑफ द जनता गवर्नमेंट? मोरारजी देसाई। ठीक है। जेनसेक कौन था? जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण हेज। और पार्टी स्पोक्स पर्सन कौन था? लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है। मूविंग अहेड, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि ये अगर ये जो है ये हमारे देश के लिए क्या क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। मैनिफेस्टो में बेसिकली इनका जो भी कार्यकाल रहेगा उसमें वो क्या क्या करेंगे, इनका बेसिकली विजन क्या है वो सब मेंशन रहता है। ठीक है। अब वही चीज़ है, तो ये पहली नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट थी जो कि स्टार्ट हुई थी सेंटर में, और जनता पार्टी हेड कर रही थी इसे। ठीक है। ओके, सो द प्रोग्राम ऑफ जनता गवर्नमेंट। अब जनता गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो पावर में आई तो जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी उस टाइम पे क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम को कर्ब कर लिया गया था। ठीक है। मीडिया पे सेंसरशिप लग गई थी, बहुत सारे ऐसे लॉज पास हुए थे जो कि सही नहीं थे। फिर ये सारी जो चीज़ें थी इसको सही करने का डिसीजन, इसको सही करने का प्लान ऑफ एक्शन जो है जनता गवर्नमेंट ने लिया, और उसने ये भी प्लान ऑफ एक्शन किया कि इंडिया के जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंस दिलाएगी। ठीक है। तो यही सब करना शुरू किया इन्होंने। अब देखो, ऑब्वियसली जनता गवर्नमेंट हर जगह जीती थी, बट तमिलनाडु में AIADMK जीती थी, वहां पे जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी नहीं आई थी। वेस्ट बंगाल में CPM आई थी, जो कि एक जनता अलाई ही थी, बट फिर भी CPM आई थी। ये फैक्चुअल डिटेल्स है, दैट्स इट। अब देखो, पहले तो जनता गवर्नमेंट ने स्टार्ट कैसे करा कि पहले तो इमीडिएट स्टेप्स लेके ये जो अथॉरिटेरियन फीचर्स थे ना इमरजेंसी के, कि मतलब हर जगह सब कुछ बंद हो जाएगा, जो चाहेगा प्राइम मिनिस्टर वही करेगा, एक तरीके से अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ रूल होने लगा था प्राइम मिनिस्टर का, राइट, इस इमरजेंसी में। तो
यही डिसाइड करा इन्होंने, क्या कहते हैं, जनता गवर्नमेंट ने, कि इस चीज को वो चेंज करेंगे। प्लस 42nd अमेंडमेंट भी पास हुई थी इमरजेंसी के पीरियड में, और इसी 42nd अमेंडमेंट को सही करने के लिए, इसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, कि ये उतना सही था नहीं। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट था क्या, वो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओगे, ठीक है, बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, तो आपको पता होना चाहिए। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको अमेंड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये राइट आ गया था कि कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेशन में जो भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसको सही कर सकते हैं और उस चीज को रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे खराब हो चुका था, ठीक है। लेकिन ये जो जनता गवर्नमेंट का टेन्योर था ना, ये जो पावर में थी, बहुत कम टाइम के लिए थी। क्यों थी? क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है। ऑल्सो इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ भी इम्प्रूव हुए, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज भी आई कुछ नई, ठीक है। यूएस और ब्रिटेन के साथ भी जो बॉन्ड्स थे, जो टाइज थी, जो संबंध थे, वो अच्छे हुए। बहुत सारे ऐसे केस थे ना, जो जनता गवर्नमेंट को ऐसा लगा था कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, मतलब री इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, जो कि केसेस ऐसे उन्हें लगा था कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। तो बड़ौदा डायनामाइट केस हो गया, फिर आपका बंसीलाल का जो एक केस था, उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड का जो केस था, नगरवाला स्कैंडल था, ठीक है। बंसीलाल का जो केस था वो नगरवाला स्कैंडल था। तो ये सारे केसेस ऐसे थे जिसपे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए थे। इंदिरा गांधी पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए थे, तो इस पे जनता गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब रीजंस फॉर इट्स डाउनफॉल, कि क्यों, वाई वाज द जनता पार्टी, वाई वाज द जनता गवर्नमेंट, यू नो, वाई डिड इट फॉल? इट वॉज बिकॉज इंटरनली ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, ठीक है ना। अब ये देखो कि आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमेंस होता है। तो क्योंकि जनता गवर्नमेंट के अंदर, जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टीज थे, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल रही थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर जनसंघ की बात करें तो उसमें 90 एमपीज थे, और वो चाहते थे कि वो बाकी जितने भी पार्टी है ना उसको कंट्रोल करे। कांग्रेस वो बहुत कंजर्वेटिव थी, ठीक है। भारतीय लोकदल वो एकदम रिच पिजन पार्टी थी, तो वो पुअर लोगों के बारे में क्या ही सोचती, ठीक है। तो ऑल इंडिया विजन उनका था नहीं बिल्कुल भी। सोशलिस्ट बहुत मतलब एकदम आइडियोलॉजी लेस थे, उनके पास कोई आइडियोलॉजी ही नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए 1979 के मिड में मोरारजी देसाई को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो है वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बट इवेंचुअली वो भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर से हट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से इंदिरा गांधी जो है वो बनती है हमारी प्राइम मिनिस्टर। और क्यों बनती है? क्योंकि लोगों को लगा कि शायद इंदिरा गांधी इनोसेंट है और शायद हमने उन्हें मिसजज कर लिया है, शायद ये एक विच हंट है। जनता पार्टी ने जानबूझ के वो सारा एलिगेशन और इतना सारा कुछ उस पर इंदिरा गांधी पे इम्पोज करा है, तो इसलिए वापस से जो इंदिरा गांधी है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, ठीक है। अगस्त 2013 में जो फ्रैगमेंटेड पोर्शन थे ना जनता पार्टी के, वो सारे अलाइन होते हैं, वो सारे वापस से मर्ज होते हैं और भारतीय जनता पार्टी बनती है। और ये जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है वो कौन से जनरल इलेक्शन में बनती है? 1980 के जनरल इलेक्शन में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जनता पार्टी का? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो यही है कि उन्होंने, जनता पार्टी ने सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर करा है, ठीक है। और ये जो 30 साल का कांग्रेस का रूल चला था उसको खत्म करा था। पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी जो कि पावर में आई थी, ठीक है। मूविंग अहेड, ओके, सो रिटर्न ऑफ कांग्रेस टू पावर, तो वही चीज है जो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से वापस से कांग्रेस पावर में आती है, इंदिरा गांधी जो है वो इलेक्शन जीतती है, ठीक है। और 1940 यहाँ पे बस वही लिखा है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, वही सेम चीज लिखी हुई। चरण सिंह क्यों चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट गए थे? क्योंकि उनकी बहुत माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी और उनके खुद के पार्टी के लोग जो है उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मोरारजी देसाई के बाद जब चरण सिंह आए वो भी बहुत कम टाइम के लिए थे, उनके पास सिर्फ 64 एमपीज का स्ट्रेंथ था, तो उससे वो क्या ही देश को चलाते। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो वापस से बन जाती हैं प्राइम मिनिस्टर। 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, किसी ने उन्हें मार दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बनते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो ये सब चल रहा है। उसके बाद हम एक मूवमेंट के बारे में देखेंगे जो कि पंजाब में शुरू हुआ था, उसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट। और खालिस्तान मूवमेंट क्या चाहती थी कि वो एक सेपरेट कंट्री बनाए सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये मूवमेंट बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल पे गई थी 1970s और 1980s में। तो अकाली दल था एक, जिसने पहले तो पीसफुल मास डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब बहुत पीसफुली जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रही है कि देखो भैया, देखो गवर्नमेंट, हमें जो है एक सेपरेट सिख कंट्री बनानी है, तो यू प्लीज डू दैट, पास दैट रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के बेसिस पे अकाली दल जो है डिमांड कर रही थी एक सेपरेट सिख कंट्री, ठीक है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में यही था कि हमें एक सेपरेट सिख कंट्री चाहिए, और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था पार्टी में अक्टूबर 1973 में। इस रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसमें क्या क्या था? पहला तो ये कि जितने भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड सिटी है चंडीगढ़ के, उसको पंजाब को दे दिया जाए, जो फेडरली एडमिनिस्टर किया जाता है, जहाँ पे एक फेडरल स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उसको पंजाब को दे दिया जाए। उसके बाद पंजाबी स्पीकिंग लोग जो हैं हरियाणा के, उसको भी पंजाब में भेज दिया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट्स अंडर द एक्सिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, लिमिटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रोल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, उसकी रोल को थोड़ा लिमिट कर दिया जाए। लैंड रिफॉर्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी था इसमें, पंजाब में लैंड रिफॉर्म की जरूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। उसके बाद में ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट, जहाँ पे गुरुद्वारा बने एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब और भी गुरुद्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाए। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज रिजाइडिंग आउटसाइड पंजाब विद इन इंडिया। तो जितने भी पंजाबी लोग थे जो पंजाब के बाहर थे पर इंडिया के अंदर थे, मतलब अलग अलग स्टेट्स में थे, वो माइनॉरिटीज में थे, तो उनके राइट्स को, उनकी प्रोटेक्शन करनी भी जरूरी थी, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट्स रिक्रूटमेंट्स कोटा, रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ सिक्स इन आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस में आर्म, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, मतलब आर्म्ड फोर्सेस इन एज अ होल, उसमें जो पंजाबी लोग हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन होना चाहिए। तो दीज आर ऑल द डिमांड्स और दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, और यही वो डिमांड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। मूविंग अहेड, एनीवेज, ये वैसे भी फेल हो जाती है, क्योंकि अकाली दल के अंदर के ही कुछ ऐसे सिख्स थे जो इस डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्लस बाकी जो पंजाबी लोग थे, दे ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट दिस, प्लस द सिख कम्युनिटी ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट दिस। जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी सिख थे और उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे सिख थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा। कौन प्रेसिडेंट थे, कौन से सिख प्रेसिडेंट थे, आप वो कमेंट में बताओ। नाउ दिस इज वेरी इजी, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। और इसमें इस रेजोल्यूशन में और एक चीज ये थी कि जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास सिर्फ इतना पावर होगा कि वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, करेंसी, रेलवे, इन सब पे ही कंट्रोल कर सके, बाकी और वो किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। मूविंग अहेड, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सो ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो 1984 जून में हुआ था, एंड इसमें यही था कि होली जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर बहुत सारे सिख मिलिटेंट्स थे, ठीक है, बहुत सारे सिख रिफ्यूजीज थे, जो वहाँ पे उन्होंने फोर्टिफाई कर दिया था उस पूरे गोल्डन टेम्पल को। तो वहाँ पे अपने वेपन्स के साथ उन्होंने घेर रखा था और वहीं पे वो रह रहे थे गोल्डन टेम्पल में। तो जो इंडियन फोर्सेस है, जो मिलिट्री फोर्सेस है, वो गई और उन्हें वहाँ से हटाया। तो बहुत ही मारकाट भी हुआ, बहुत ही दंगे फसाद भी हुए वहाँ पे, फायरिंग वगैरह भी हुई। तो इस इंसिडेंट के बाद तो जो सिख्स थे, जो सिख कम्युनिटी थी, वो और ज्यादा गुस्से में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद होता है राजीव लॉन्गवॉल अकॉर्ड। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाली दल जो थी उसके प्रेसिडेंट थे लॉन्गवॉल, ठीक है। राजीव लॉन्गवॉल अकॉर्ड अब क्या है, इसे पंजाब अकॉर्ड भी कहते हैं। इसमें ये था, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लॉन्गवॉल के बीच में हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट थे अकाली दल के। उनके बीच में ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी हिंदी स्पीकिंग एरियाज है पंजाब के, अगर पंजाब में जितने भी लोग हिंदी बोल रहे हैं, जितने भी एरिया में लोग हिंदी बोल रहे हैं, उसको हरियाणा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और हरियाणा के जितने भी पंजाबी स्पीकिंग पीपल है वो इसमें पंजाब में आ जाएंगे, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है वो भी पंजाब के पास आ जाएगा, हरियाणा में था वो उस टाइम पे। और जितनी भी रिलीजियस, टेरिटोरियल, इकोनॉमिक डिमांड्स है सिक्स के, वो भी फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। और एक सरकारिया कमीशन भी होना चाहिए, मतलब एक सरकारिया कमीशन भी होना चाहिए। वो क्या है, वील टॉक अबाउट दिस नाउ।
ओके, सो सरकारिया कमीशन वही थी कि वो एक ऐसी कमीशन थी जो कि सेटअप की गई थी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी इशू चल रहा है, स्टेट में कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो सरकारिया कमीशन को जाके बोलेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचा देगी, ठीक है, और वो चीज़ें हो जाएगी। बट ये जो पंजाब अकॉर्ड था ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज पहला रीजन तो ये था कि जो पंजाब अथॉरिटी थी वो अपना डिमांड सरकारिया कमीशन को सबमिट ही नहीं किया उसने, तो वो गया ही नहीं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसके बाद द कमिश्नर पॉइंटेड टू फाइंड आउट द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ पंजाब विच वर टू बी गिवन टू हरियाणा in lieu of Chandigarh failed to complete the work due to the repeated objections of various shots being raised by the Punjab government। अब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से जो भी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद द मान ग्रुप इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन नवंबर 1980 रेज न्यू डिमांड्स एवरी डे thus डेफरिंग एनी एमिकेबल सेटलमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो मान ग्रुप थी, ठीक है, वो हर दिन कुछ ना कुछ डिमांड कर रही, तो हर दिन कुछ ना कुछ डिमांड करने से थोड़ी मिलेगा तुम्हें वो चीज़, है ना। तो इसलिए वो नहीं हुआ, ठीक है। इलेक्शन हुई पंजाब में 1992 में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कांग्रेस आई फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस आई में कौन था? कमेंट डाउन बिलो ना, कांग्रेस आई, यू हैव जस्ट रेड इट, कौन था वो? यू विल राइट इन द कमेंट्स बिलो। अभी थोड़ी देर पहले आपने वो चीज़ देखा भी है, ठीक है। तो बस खालिस्तान टेररिस्ट ग्रुप जो थी पंजाब में वो भी छोड़ के चली गई वहाँ पे, एंड देन इट ऑल सेटल्ड, ठीक है। इंडिया में ही चली गई, डिस्पर्स हो गए इधर उधर, ठीक है। With this we come to the end of the first two units। एक और यूनिट बचा है इस चैप्टर का, which I'll cover in the next video। Till then, do like the video if you like it, and share, subscribe and comment down below how you like the video। Please share the video, everyone, please do that, because that kind of motivates me to make more videos, and I tell this in every video that please share it as much as possible। So yes, till then, happy reading everyone, bye।